नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं मुद्दा, और आज मुद्दा में बातचीत होगी ट्रंप को झटका और नागरिकता को लेकर। जो उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया था वह मामला अटका। जी हां, अमेरिका में स्वतः जन्मसिद्ध नागरिकता को खत्म करने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले पर देश की एक संघीय अदालत ने रोक लगा दी है। अदालत के फैसले ने अमेरिका में रहने वाले हजारों अप्रवासियों को बड़ी राहत दी है। जज ने अपने फैसले में डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकारी आदेश को साफ तौर पर असंवैधानिक कहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को पदभार ग्रहण करने के बाद पहले ही दिन एक कार्यकारी आदेश के जरिए स्वतः जन्मसिद्ध नागरिकता के अधिकार को खत्म कर दिया था। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी एजेंसियों से ऐसे बच्चों की नागरिकता स्वीकार नहीं करने का आदेश दिया था जिनके न तो माता और न ही पिता अमेरिकी नागरिक हों। इस फैसले के खिलाफ डेमोक्रेटिक नेतृत्व वाले 4 राज्यों यानी वॉशिंगटन, एरिजोना, इलिनॉयस और ऑरेगन ने अदालत में अपील की थी। पूर्व रिपब्लिकन राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन द्वारा नियुक्त सिएटल स्थित डिस्ट्रिक्ट जज जॉन कफनर ने डेमोक्रेटिक नेतृत्व वाले राज्यों के अनुरोध को स्वीकार कर लिया, जिसमें 14 दिनों के लिए नीति को लागू किए जाने पर रोक लगाने की मांग की गई थी। वहीं फैसले के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि निश्चित तौर पर हम अपील करेंगे। अधिकांश कानूनी जानकारों का मानना है कि राष्ट्रपति ट्रंप जन्म से मिलने वाली नागरिकता के अधिकार को एक कार्यकारी आदेश के जरिए खत्म नहीं कर सकते हैं। सिर्फ संविधान में संशोधन के जरिए ही इस अधिकार को खत्म किया जा सकता है। लेकिन इससे जुड़े प्रस्ताव को पारित कराने के लिए अमेरिकी प्रतिनिधि सभा और सीनेट में 2/3 वोटों की जरूरत होगी और राज्यों का भी समर्थन चाहिए। अब ट्रंप के आदेश पर रोक से अमेरिका में रह रहे अप्रवासी भारतीय समुदाय ने राहत की सांस ली है। अमेरिका में अनडॉक्यूमेंटेड भारतीयों की संख्या लगभग 7,25,000 है। ट्रंप के इस आदेश के तहत ये लोग कार्रवाई के दायरे में आ सकते थे, जिससे उन्हें अमेरिका से निर्वासन का जोखिम है। प्यू रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अवैध अप्रवासियों का तीसरा सबसे बड़ा समूह है। इनमें से कई लोग फ्लोरिडा, टेक्सास, न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में रह रहे हैं। तो जन्मसिद्ध नागरिकता के बारे में जिस तरह से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कार्यकारी आदेश साइन किया अपने ऑफिस में आने के पहले ही दिन, उससे यह बात निकलकर सामने आई थी कि अब से जन्मसिद्ध अधिकार अमेरिका में एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन इसको लेकर उतनी ही चिंताएं तमाम लोगों के बीच बढ़ गई, चाहे वह अप्रवासी हो या फिर खुद अमेरिकी जो वहां पर रह रहे हैं, क्योंकि इस तरह का आदेश अपने आप में एक अनूठा आदेश था। और इसको चैलेंज करते हुए यदि डेमोक्रेट्स की बात करें तो उन्होंने इसे चैलेंज किया संघीय कोर्ट में, और कोर्ट ने उनकी बात को मानते हुए इस फैसले पर कम से कम 14 दिनों के लिए रोक लगा दी है। अब चूंकि रोक लग चुकी है, अब ऐसे में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह आगे अपील करेंगे। तो संघीय अदालत ने ट्रंप के आदेश पर रोक लगा दी है, और ऐसे में यह ट्रंप के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। लेकिन इस रोक के प्रभाव क्या कुछ हो सकते हैं और ट्रंप के इस कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर के क्या मतलब निकलकर सामने आ सकते हैं, इन मुद्दों को आज हम टटोलेंगे, बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार करोड़ी सिंह साहब जुड़ चुके हैं। वही हमारे साथ बतौर रिसर्चर हरिमोहन कौशिक साहब भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। शुरुआत करोड़ी सिंह सर आप ही के साथ करते हैं। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप को बहुत अच्छी मेजॉरिटी मिली। इस मेजॉरिटी के साथ उन्होंने अब 47वें राष्ट्रपति के तौर पर अपना योगदान भी दे दिया है। लेकिन उन्होंने शपथ लेने के बाद जो स्पीच दी, और स्पीच में कुछ कड़े फैसलों की ओर इशारा किया, और अब ऑफिस ज्वाइन करने के बाद एक के ऊपर उन्होंने हस्ताक्षर भी कर दिया, वो भी जन्मसिद्ध नागरिकता का मामला। और ऐसे में अब अदालत को इंटरवीन करना पड़ा और उस पर 14 दिन का स्टे। क्या ये इतना आसान था? क्या ये अमेरिका के इतिहास से छेड़छाड़ करने वाली बात थी? और क्या इसकी एक्सेप्टेबिलिटी खुद अमेरिकी लोगों के अंदर है? क्या ट्रंप ऐसा कर सकते हैं? कई ऐसे सवाल हैं। सबसे पहले करोड़ी सिंह सर, इस पर आपका ओपनिंग टेक।
देखिए कुणाल, ये केवल कानूनी और राजनीतिक पक्ष नहीं है। हाँ। ये धार्मिक और आध्यात्मिक पक्ष भी है। क्योंकि जब इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई और प्रेयर मीटिंग हुई, उसमें बिशप मरीना बूडे ने ये कहा कि आपको भगवान, जैसा आपने कहा कि भगवान ने आपको बचाया है असैसिनेशन अटेम्प्ट में, तो आप भी भगवान के नाम पर हमारे कंट्री में जो लोग हैं उनके साथ दया कीजिए। उनको, वो सेक्रेड हैं, पवित्र हैं हमारे यहाँ के व्यक्ति, उनके साथ दया कीजिए। और उसको लेके इतना ज्यादा सोशल मीडिया पे आउटरेज हो रहा है। स्वयं ट्रंप ने भी सोशल मीडिया पे डालते हुए कहा कि वो बिशप तो रेडिकल लेफ्ट हार्ड लाइन ट्रंप हेटर है, और यहाँ तक डिमांड कर दी कि उसको पब्लिक अपोलॉजी मांगनी चाहिए। ये कैसे कहा? उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से तो कोई रेस्पॉन्स नहीं किया, लेकिन उनका ये कहना है कि जो रिलीजियस सेरेमनी है वो पार्टीजन नहीं है, किसी दल विशेष की नहीं है, वो अमेरिका की जनता के लिए, अमेरिकन राष्ट्र के लिए, अमेरिकन रिपब्लिक और प्रजातंत्र के लिए है। तो ये तो कोर्ट में जाने से पहले ही कंट्रोवर्सी हो गई है। वो एक धार्मिक और आध्यात्मिक पक्ष है। दूसरा, जहां तक कानूनी पक्ष है, देखिए अमेरिका में जब संविधान बना 1776 में, उसके बाद पहला और दूसरा अमेंडमेंट हुआ, वो अधिकारों के लिए था। लेकिन उसके बाद जब सिविल राइट्स का मूवमेंट हुआ और जो सिविल वार हुआ, उसमें के बाद में इमीडिएट बाद 3 अमेंडमेंट आए, 13, 14 और 15। जो 14वां अमेंडमेंट था वो नागरिकता को लेके था कि किसी को आप वंचित नहीं करेंगे। ये 1865 से 59 के बीच में था, ये 68 में था 14वां अमेंडमेंट, तो उसके अगेंस्ट में है। और जब ये डिसीजन जो उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे साइन किए हैं, वो जो 14वां अमेंडमेंट है उसके अगेंस्ट में है। और ये इश्यू बार बार अमेरिका के कोर्ट में आ चुका है, पहली बार नहीं आया है। तो लीगल के अलावा जो राजनीतिक पक्ष है, जो 4 स्टेट गए हैं कोर्ट में, वो चारों डेमोक्रेटिक पार्टी के शासन है वहाँ पे। तो ये राजनीतिक मुद्दा भी रहेगा, कानूनी मुद्दा भी रहेगा, और धार्मिक और आध्यात्मिक मुद्दा भी रहेगा। और लंबे समय तक मुझे लगता है कि आगे भी इस तरह के ऑर्डर साइन होंगे, तो कंट्रोवर्सी अमेरिका में होती रहेगी। अब ट्रंप के इस ऑर्डर के इम्प्लीकेशन क्या हो सकते हैं, भारत पे क्या असर पड़ सकता है, वो एक अलग सवाल होगा। ये तो अमेरिका के अंदर है कि अमेरिका की जनता, अमेरिका का समाज विभाजित हो रहा है इस मुद्दे को लेके। लेकिन भारत के लिए भी भारत के बहुत ज्यादा इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, और उन पे भी इसका असर पड़ेगा। अलग अलग एस्टिमेट आ रहे हैं। कुछ ये कह रहे हैं कि 18,000 भारतीय हैं, कुछ कह रहे हैं कि लाखों भारतीय हैं। अब किस रूप में होगा, हमारे विदेश मंत्री ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि हम इस मामले में संवेदनशील है, और हमारे जो लोग हैं उनके बारे में हम ध्यान रखेंगे। तो हमारे सरकार की नीति भारत की स्पष्ट है, लेकिन निश्चित रूप से भारत पे इसका प्रभाव पड़ेगा। जी कुणाल। जी बिल्कुल, आपने वाजिब फरमाया। और स्ट्रेचिंग इट अ बिट फर्दर, हरिमोहन कौशिक साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कौशिक साहब, आपका भी स्वागत है। अब देखिए, अब ये जो बात निकली है ये तो दूर तलक जाएगी। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी आया कि यदि इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन कर इसे लागू कर देने से बस ये लागू हो जाता, तो क्या प्रेसिडेंट ट्रंप को यह समझ नहीं है कि इसमें कई सारे रोड ब्लॉक्स हैं, हिकअप्स हैं, ये इतना आसान नहीं है। तो फिर भी उन्होंने इस आदेश को साइन करके क्या इसके लिए एक ऐसा रास्ता बनाया है जो एक टेढ़ी खीर है? क्योंकि देखिए, रोड ब्लॉक तो आ गए। कफनर साहब ने साफ तौर पर उस वकील से भी कहा जो ट्रंप साहब को रिप्रेजेंट कर रहे थे कि भाई क्या आप अपने नजरिए से बताइए, इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल, क्या ऐसा हो सकता है? और अमेरिका की जो मूल भावना और ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी अमेरिका है, ऐसे में इस तरह की चीज को एक्सेप्टेबिलिटी मिलना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हाउ डू यू सी, कौशिक साहब, इस पूरे मसले को? थैंक यू सर। देखिए सर, मेरा अपना मानना ये है कि कुछ वादे चुनावी होते हैं, और आते ही तुरंत जो करना होता है वो चुनावी वादे को निभाते हुए दिखना होता है। ये भारत में भी बहुत जगह देखा गया है, चाहे आप केजरीवाल को देखें, चाहे राहुल गांधी को देखें, कई जगह पे बीजेपी सरकार को भी ऐसा करना पड़ता। राहुल गांधी जैसे एक नारा लगाते खटाखट, वो क्या था, वो यही तो था कि मैं आते ही कर दूंगा, मैं वेट नहीं करवाऊंगा 5 साल, मैं तुरंत कर दूंगा।
असलियत में ट्रंप का अपने देश में यानी अमेरिका में वही फेज चल रहा है। जिन वादों की नाव पर सवार होकर ट्रंप आए थे, इलीगल माइग्रेशन के अगेंस्ट अमेरिकन के राइट्स को बचाने के नाम पर जब ट्रंप आए तो उन्होंने ये सब वादे उसी चीज की सीरीज की फॉर्म में किए कि भाई देखो मैं आते ही सारे काम करूं। ओके। अब नॉर्मली चाहे वो सब आम जनता, चाहे इंडिया की हो चाहे अमेरिका की हो, इतनी ही सूझबूझ, इतनी ही समझ होती है कि जो नेता कह रहा है वो करते हुए दिखना चाहिए। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे बंदर कूदता हुआ दिखना चाहिए, एफर्ट करता हुआ दिखना चाहिए, काम हो रहा है नहीं हो रहा वो एक अलग मैटर है। ओके। यहाँ पर ट्रंप के साथ यही नजर आ रहा है कि लोग असलियत में देखना, मतलब ये दिखा रहा है कि देखो मैं कर रहा हूं। अब वो हो नहीं रहा, वो क्यों नहीं हो रहा? कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सर, बर्थ राइट का मतलब ये है कि इस जमीन पर जो भी पैदा हो रहा हुआ है वो नागरिक है, ये यूएसए का कानून है। अब सर ये इंडिया के अंदर उन्होंने बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मैनर में उस सिटीजनशिप राइट को चेंज किया। अच्छा, इंडिया और अमेरिका के कानून में या कॉन्स्टिट्यूशन में एक सबसे बड़ा डिफरेंस ये भी है कि हमारे यहाँ कई जगह पे फ्लेक्सिबिलिटी है, यानी हमारी गवर्नमेंट सिटीजनशिप के मामले में फ्लेक्सिबिलिटी दिखा सकती है कि कौन सिटीजन है कौन नहीं है। ये पार्लियामेंट जो है वो सिंपल मेजोरिटी से डिसाइड कर सकती है, किसी तरीके की बहुत ज्यादा स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत नहीं है। सर, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में छोटा बड़ा कोई भी अमेंडमेंट करना है उसके लिए एक ही प्रोसेस है और वो भी बहुत हार्ड है। ओके। अब प्रॉब्लम यही है कि ट्रंप इसे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से लागू करना चाहते थे, जबकि ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का मैटर है। लेकिन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जैसे ही वो लेके आते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन की क्राइटेरिया पर उसको जज किया जाएगा तो फेल होना ही होना है। अब ट्रंप को मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ करते हुए दिखना चाहते हैं, करना नहीं चाहते। लेकिन इसी के साथ मेरा एक सवाल है, सॉरी टू इंटरप्ट यू सर। अब प्रेसिडेंट ट्रंप का यह दूसरा टर्म है और अमेरिका में संभवतः शायद ऐसा होता है कि कोई भी राष्ट्रपति 2 बार के बाद आगे नहीं बढ़ सकता है और 4-4 साल का टेन्योर। तो अब प्रेसिडेंट ट्रंप यदि ऐसा करते हुए दिखना भी चाहते हैं, हाथी के दांत के तहत यदि हम बात करें तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है? वो उनको अब उनको मिलेगा क्या? इसके 4 साल के लिए तो वो बन ही गए हैं, इसके बाद व्हाट नेक्स्ट? सर देखिए, हमारे यहाँ जो नेपोटिज्म होता है अमेरिका में इससे भी कहीं ज्यादा आगे और हाई लेवल पर ये नेपोटिज्म। अगर आप बुश को देखेंगे तो वही चीज कि वो जॉर्ज डब्ल्यू बुश सीनियर भी थे, जूनियर भी थे। क्लिंटन जो है वो खुद बने, उनके बाद अपनी वाइफ को बनाना चाहते थे। ओबामा मिशेल ओबामा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो ट्रंप भी अपने बेटे हंटर बाइडन को और या दूसरे बेटे में से किसी एक को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि अभी जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो अगली बार अगर प्रेसिडेंट बन भी जाते हैं तो उसके जस्ट बाद अमेरिका के अंदर ट्रंप का जो बेटा हंटर, वो मतलब ट्रंप का जो बेटा है वो भी बने। बाइडन अपने बेटे हंटर बाइडन को आगे बढ़ा रहे थे तो ट्रंप अपने बेटे जूनियर ट्रंप को आगे बढ़ा रहे हैं। तो सर उसके लिए भी तो रास्ता साफ करना है। और पॉलिटिक्स के अंदर अमेरिका के अंदर भी ये नेपोटिज्म इंडिया से कहीं ज्यादा है और गिनी चुनी 10-12 फैमिली भी है जो प्रेसिडेंशियल रेस के अंदर आगे बनी रहती है। ठीक है, वही चीज हमें भी समझनी होगी और ट्रंप वही रास्ता बना रहे हैं। करेक्ट। आपने बहुत इंपॉर्टेंट वाइटल पॉइंट इसको हाईलाइट किया। अब देखिए, करोड़ी सिंह साहब, अब उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर दिया है, लेकिन अब बहुत सारी अड़चने, बाधा है। अब आप इस पूरे मुद्दे को आगे तक बढ़ते हुए, प्रोग्रेस करते हुए कैसे देखते हैं? क्या शुरू में ही यह मामला खत्म हो जाएगा, निपट जाएगा? लेकिन उन्होंने, ट्रंप साहब ने कहा है कि बेशक हम अपील करेंगे आगे, उनकी टीम ने किया है, तो अब वो रीच कहां करना चाहते हैं? देखिए कुणाल, जो हरिमोहन जी ने कहा वो बात सही है कि हर प्रेसिडेंट का, हर व्यक्ति को अपने बच्चों का ख्याल होता है। लेकिन इससे आगे भी एक कयास लगाया जा रहा है कि ट्रंप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाके प्रेसिडेंट का 2 टर्म से ज्यादा भी करना चाहते हैं। और उसका उदाहरण जो कयास लगा रहे हैं वो दे रहे हैं कि रशिया में हुआ, चीन में हुआ, इस तरह का कर सकते हैं। तो वो भी आगे कयास लगाया जा रहा है कि वो स्वयं ही तीसरी बार बनने की कोशिश करें, वो एक अलग रास्ता है। लेकिन देखिए, राजनेता होता है वो हमेशा राजनीतिक भाषा बोलता है। और ट्रंप का हम अगर उद्घाटन भाषण देखें तो उन्होंने शुरू किया कि एक स्वर्णिम युग की शुरुआत है और उसी स्वर्णिम युग की शुरुआत के साथ ही अपना भाषण खत्म किया शुरू से ले, और उसके बीच में उन्होंने बताया कि क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा मैं शांति और एकता के लिए काम करूंगा और जो 20 जनवरी 2025 का दिन है वो मुक्ति दिवस है।
तो ये जो अलंकारिक भाषा है उसका कोई मीनिंग ज्यादा नहीं होता है, लेकिन वो अपने सपोर्टर्स को खुश करने के लिए ऐसी बातें करते हैं। और ट्रंप को जो सपोर्ट बेस मिला वो दो तरह का मिला। एक तो सुपर रिच जो कॉर्पोरेट घराने हैं, बहुत ज्यादा अमेरिका की दौलत पे कब्जा है वो है, और दूसरे कॉमन अमेरिकन हैं। और उन दोनों को अलग अलग खुश करना किसी भी राजनेता के बस की बात नहीं है। तो अभी ट्रंप ने ये कहा कि जो उसने वादे किए हैं कि अमेरिकन के जॉब को बाहर वाले आके ले रहे हैं, खा रहे हैं, बाहर वाले आके अमेरिका को इन्वेड कर रहे हैं। अमेरिका को का इन्वेजन वर्ड यूज किया है उन्होंने कि ये इलीगल आए हुए हैं, ये तो क्रिमिनल हैं। तो इस तरह की जो भाषा यूज की थी उसको प्रूव करने के लिए कि देखिए मैंने तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाल दिया है, लेकिन अब कोर्ट में अटक गया है, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। लेकिन वो यही कहेंगे कि हम अपील करेंगे, तो निश्चित रूप से वो अपील तो करेंगे, लेकिन उस अपील का भी क्या होगा, क्योंकि इस जो अमेंडमेंट है 14 उसको लेके बहुत केस आ चुके हैं अमेरिका में। ये पहला केस नहीं है, बिल्कुल, इसमें 1 डजन से ज्यादा केस पहले आ चुके हैं, और सब में कोर्ट ने यही कहा है कि आर्टिकल 14 है उसको अपहेल्ड किया सभी जजमेंट में। हाँ। तो ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता कि ट्रंप को कोई बहुत ज्यादा रिलीफ इसमें मिलेगा, क्योंकि अमेरिका में जिस तरह का सिस्टम है, जुडिशियल सिस्टम है, और जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को वहाँ के कोर्ट अपहेल्ड करते हैं, तो ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता वो अपील करेंगे तो कोई रिलीफ मिलेगा। हाँ, लेकिन निश्चित रूप से अमेरिका के समाज में जिस तरह का विभाजनकारी प्रवृत्तियां आ रही हैं, जिस तरह का ध्रुवीकरण हो रहा है, उसमें हो सकता है ट्रंप ने ये कहा कि मैं शांति और एकता के लिए प्रयास करूंगा, लेकिन वो शांति और एकता निश्चित रूप से अमेरिकन समाज में डिस्टर्ब होगी। उसके लिए, क्योंकि अभी जिस तरह का अमेरिकन समाज विभाजित है उस तरह का पिछले 100 साल में कभी विभाजित नहीं हुआ। सिर्फ एक बार विभाजित हुआ था जब सिविल वार हुआ था, कॉन्फेडरेसी में 13 स्टेट अलग होने के लिए मूवमेंट कर रहे थे, और ये जो अमेंडमेंट आए थे 3 उन्हीं को रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं। उनको जो कॉन्फेडरेसी के स्टेट थे और जो विभाजनकारी स्थिति बन गई थी, इन 3 अमेंडमेंट्स के थ्रू अमेरिकन नेशन को रिकंस्ट्रक्ट किया था। तो वो रिकंस्ट्रक्शन अमेंडमेंट के नाम से जाने जाते हैं ये तीनों अमेंडमेंट, और लगभग वही स्थिति आज बनती लग रही है कि अमेरिकन समाज पूरी तरह से डिवाइडेड है, और कोर्ट में मुझे नहीं लगता कि रिलीफ मिलेगा ट्रंप को। जी कुणाल, ठीक है, नहीं आपने, और इसके साथ ही आप एक और बात भी निकलकर सामने आई कि वो शांति, और कौशिक साहब आप ही से सवाल है, शांति का प्रयास करे, भाईचारे का प्रयास करे, और उसके बाद ये सारे वो काम करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, अमेरिका तो एक ऐसी सोसाइटी है जो लिबरेटेड अप्रोच के लिए जानी जाती है। ब्लैक वर्सेस व्हाइट के मामले में कितना तूल पकड़ लेता है मामला। अब एक इम्पॉर्टेंट सवाल सर ये है कि क्या ट्रंप अगर चाह भी लें तो विल ही बी एबल टू डू दिस? संशोधन करने के लिए क्या उनके पास इतनी ताकत है? और जिस ओर करोड़ी सिंह साहब इशारा कर रहे हैं कि हो सकता है वो 3 बार वाले प्रेसिडेंट वाले में भी वो इंटरवीन करना चाहते हैं, तो क्या ये सब चीज जो कर रहे हैं उनके पास वो ताकत है क्या ऐसा कर लेने की? सर देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ट्रंप जिस लड़ाई में है इस टाइम पर, वो है असलियत में डीप स्टेट को खत्म करने की लड़ाई। ओके, डीप स्टेट जिसने ट्रंप को उखाड़ फेंका, जो पूरी सोसाइटी को चेंज कर रहे हैं और पूरे सिस्टम को अपने क्लचेस में लगाकर बैठे हुए। और सर हमें ये समझना होगा कि हमने पहले दिन जब ट्रंप ने शपथ ली और उसके बाद 1 या 2 दिन में देखा, तो बहुत सारे लोगों को यहाँ तक कह दिया कि आप ये ऑफिस छोड़कर जाइए, आप घर बैठिए, सैलरी मिलती रहेगी, जब हमें जरूरत होगी हम आप लोगों को बुला लेंगे। यानी बाइडन के एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग थे उन्हें घर भेज दिया गया। ये सिर्फ अकेला मामला नहीं है, ऐसे बहुत सारे मामले हैं। यानी सर क्या होता है ना, सिर्फ अगर मानिए एक सरकार है तो सिर्फ वो सरकार नहीं, उस सरकार के अपॉइंट किए हुए बहुत सारे लोग भी होते हैं जो उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम का हिस्सा होते हैं। जैसे बाइडन ने जाने से पहले 21 जजेस को अपॉइंट कर दिया हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स के अंदर, खासकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी। तो ट्रंप ने उस चीज की शिकायत की थी कि अब तक के रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा जजेस बाइडन ने अपॉइंट किए हैं। सर ये इकोसिस्टम से असलियत में ट्रंप असलियत में अपने ये 4 साल इस इकोसिस्टम से लड़ते लड़ते निकाल देने वाले हैं।
अब इनके पास क्या इतनी मेजोरिटी है, तो हमें ये देखना होगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, जहां तक मुझे पता है 2/3 या 3/4 जो है वो बहुमत चाहिए होता है दोनों हाउसेज के अंदर। उसके बाद जो स्टेट्स हैं वो भी एग्री और डिसएग्री कर सकते हैं किसी मामले के अंदर। तो इतना ज्यादा पावर तो अभी ट्रंप के पास नहीं है। इसे ऐसे हमें इमेजिन करना चाहिए। अगर हम कंपैरेटिव सिनेरियो देखें तो मोदी जी ने 2014 से लेकर 19 में किसी भी तरीके का कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट या कोई भी चेंज नहीं किया था। 2019 में जब सरकार आती है और 2019 में बड़ी मजबूती के साथ आते हैं और उसके बाद मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स के अंदर भी मोदी सरकार होती है, बीजेपी सरकार होती है, तब जाके उन्होंने एक बहुत ही स्विफ्ट मैनर में 2-4 डिसीजंस लिए थे। उसके बाद हम देखते हैं कि पूरा का पूरा जो विपक्ष था मोदी जी या बीजेपी के खिलाफ इतनी तगड़े तरीके से लामबंद हुआ था कि अगले 2019 में जो कदम उठा लिया 2024 तक कोई कदम नहीं उठाया। वही सिनारियो हमें ट्रंप के साथ देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर गलती से एक भी कदम ट्रंप ने उठा लिया तो पूरे का पूरा जो भी डिविजिव अपोजिशन है, भले ही हमारे को सिंगल पार्टी दिखाई देती है, हर स्टेट में अलग अलग बहुत सारी पार्टीज भी हैं, 51-52 पार्टीज अलग अलग है, तो सर वो सारी ट्रंप के अगेंस्ट होती हुई नजर आएगी। पूरा जो भी इकोसिस्टम डेमोक्रेट्स वाला है वो यूनाइट होकर ट्रंप के अगेंस्ट काम करेगा, खड़ा हो जाएगा और ट्रंप एक अजीब से बैकलैश में फंसते हुए नजर आएंगे। और एक चीज है सर, इतना हमें जरूर समझना होगा कि ट्रंप भले ही मेजोरिटी के साथ आए हुए नजर आ रहे हैं, 4 साल के लिए हैं, लेकिन ट्रंप भी अलग ही लेवल की बैसाखियों पर हैं, जिसमें एलन मस्क भी है। अब रामास्वामी जी जो है वो तो छोड़कर भले ही जा चुके हैं, ऐसे बहुत सारे और भी हैं जिनके साथ ट्रंप को अभी एडजस्टमेंट करके चलना होगा। अगर नहीं चल पाए तो गिर जाए। बिल्कुल। तो ऐसे में ट्रंप अपने 4 साल इनसे एडजस्ट करते हुए निकाल देते हैं या अपोजिशन से लड़ते हुए निकाल देते हैं या एक ही मुद्दे में उलझ के निकाल देते हैं, ये अभी आने वाला समय बताएगा। लेकिन इतना पक्का है, सिचुएशन आसान नहीं है, बहुत टफ है, बहुत ही ज्यादा टफ है। ठीक है। अब करोड़ी सिंह साहब देखिए, सिचुएशन जिस तरह कौशिक साहब इशारा कर रहे हैं, सिचुएशन टफ है, बहुत ज्यादा टफ है, लेकिन ट्रंप साहब का जो एटीट्यूड है वो टफ उससे भी ज्यादा नजर आ रहा है। तो क्या एटीट्यूड की एक लड़ाई सी निकलकर सामने है? क्योंकि हमने आउटगोइंग प्रेसिडेंट जो बाइडेन के ऊपर उन्होंने कहा कि भाई ये जो प्रेसिडेंट रहे हैं, अब रशिया यूक्रेन की ही बात की जाए तो वो बोले कि अगर वो प्रेसिडेंट रहते तब तो फर्स्ट केस में युद्ध वो शुरू ही नहीं होने देते। तो एक तरह से एटीट्यूड को भी एक साइड में रख करके उसको भी प्रोजेक्ट करने की कोशिश है, रिपब्लिकन वर्सेस डेमोक्रेट। आपको ऐसा लगता है क्या? देखिए कुणाल, कौशिक साहब ने बड़ा डिटेल से बात की डीप स्टेट की। देखिए ट्रंप ने अगर सबसे अच्छा कोई काम किया है, जिसको हम कहेंगे कि बेस्ट एक काम किया हो, जितने भी डीप स्टेट को क्रिटिसाइज करने वाले थे, अमेरिकन सिस्टम को क्रिटिसाइज करने वाले थे, एक्टिव में क्रिटिसाइज करने वाले थे, उनकी टीम बनाई है और उनको उनका हेड बनाया है। जैसे काश पटेल है, उनको FBI का हेड बनाया। उन्होंने 2023 में किताब लिखी थी गवर्नमेंट गैंग, और उसमें डीप स्टेट को डिटेल से क्रिटिसाइज किया है, उनको हेड बना दिया। तो जो सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज जिस एजेंसी को करने वाले थे उसी को उसका हेड बना दिया। अब आपके सामने ये कह के अब आपके सामने अपॉर्चुनिटी है, अब आप रिफॉर्म कीजिए, परफॉर्म कीजिए। तो अमेरिकन इंटरेस्ट को कैसे वो प्रमोट करेंगे, क्योंकि डीप स्टेट इतना डीप रूटेड है अमेरिका में, जो ये मान के चलता है कि वो अमेरिका के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है और उससे अब किसी भी प्रेसिडेंट को बाहर निकलना मुश्किल होता है। तो ट्रंप ने पहला जो शॉट मारा है वो तो जो ज्यादा क्रिटिसाइज करने वाले थे उनको हेड बना दिया, चाहे मस्क हो, काश पटेल हो, तुलसी गैबार्ड हो, तो वो उनको बना दिया। तो अब वहाँ विद इन द डीप स्टेट जो ऑर्गन्स हैं उनमें कहीं न कहीं कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति होगी। लेकिन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में हम पॉलिटिकल सिस्टम में पढ़ाते रहे हैं कि अमेरिका में एक स्पॉइल सिस्टम होता है और वो प्रेसिडेंट का प्रेरोगेटिव होता है कि वो आते ही पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को चेंज कर देता है, लोअर लेवल के अधिकारियों तक को घर भेज देता है। तो ट्रंप तो उस कैसे भी एक कदम आगे चले गए हैं, तो ऐसे ऐसे लोगों को बना दिया है। दूसरा जो गलत काम सबसे ज्यादा कर रहे हैं वो पार्डन वाला है। देखिए जो 2021 में हुआ 6 जनवरी को
कैपिटल हिल पे जिस तरह का इन्वेस्ट करने का प्रयास किया गया, उनको एक जुडिशियल सिस्टम के थ्रू पनिश किया गया है। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, अब उनका मोरल कितना डाउन होगा, वो क्या सोचे, उससे कितना कॉन्फ्लिक्ट होगा, क्योंकि पार्डन करना किसी एक जुडिशियल तरीके से करें, प्रेसिडेंट को प्रेरोगेटिव हो, वो किसी को पार्डन कर सकता है, उसके अगेंस्ट में कोई अपील भी नहीं हो सकती। तो ये एक्सक्यूज नहीं हो सकता कि बाइडेन ने अपने बेटे को पार्डन किया, बाइडेन ने भी बहुत से लोगों को पार्डन किया है, तो ट्रम्प साहब भी करेंगे। लेकिन इससे जुडिशियल सिस्टम और लॉ एनफोर्समेंट जो एजेंसी है, उनकी क्रेडिबिलिटी और उनके मोरल पे नेगेटिव असर पड़ेगा, क्योंकि फिर अगर 4 साल बाद दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन आएगा तो फिर वो सबको पार्डन करेगा। तो अमेरिका का जुडिशियल सिस्टम है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को हम फुल प्रूफ या बहुत ही अच्छा मानते थे, तो उस पे नेगेटिव असर पड़ रहा। तो ट्रम्प ने एक अच्छा काम किया, तो एक्सट्रीमली क्रिटिकल थे एजेंसीज के, उनको एजेंसीज का हेड बना दिया, उनको अपॉर्चुनिटी दे दी। पूरा किया है कि जो जुडिशियल सिस्टम है और जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, उनको थोड़ा सा मोरल डाउन किया, उनकी क्रेडिबिलिटी डाउन होगी। वो एक कॉन्ट्रास्ट है, वो आपने एक अच्छा पॉइंट है उसके ऊपर रखा। अब कौशिक साहब एक क्विक क्लोजिंग कमेंट सर आपसे भी ले लेंगे, 1 मिनट का समय है, क्षमा कीजिएगा समय कम है। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, नेशन फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट, ये सब स्लोगन जो ट्रम्प साहब ने दिए हैं, हाउ डू यू सी अमेरिका अब अगले 4 साल तक में? सर मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके की शुरुआत है अभी पूरी दुनिया बैठ के देख रही है, लेकिन कई बार क्या होता है कि जब सारे के सब, जब आप सबसे लड़ने लग जाते हैं, देखिए लड़ने का एक तरीका ये होता है एक बार में एक दुश्मन। जब आप सबसे लड़ने लग जाते हैं तो सब आपके खिलाफ एक मोर्चा बना लेते हैं, और उस मोर्चे के अंदर जब वो आपसे लड़ रहे हैं तो आप कितने भी ताकतवर क्यों ना हुए, वो कहीं ना कहीं आपको परेशान करते हैं, और जब आपके पास समय कम होता है तो वो आपको ज्यादा परेशान कर पाते हैं। करेक्ट। ट्रम्प असलियत में एक अजीब सी ऐसी लड़ाई में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि शायद कोई भी नहीं छोड़ा, चाहे वो नाटो हो गया, चाहे वो मिडल ईस्ट हो गया, चाहे वो अपनी कंट्रीज हो गई, चाहे अपनी कंट्री हो गई, चाहे अपनी खुद की पार्टी के लोग हो गए, चाहे अपोजिशन हो गया, चाहे अपने पड़ोसी हो गए, सबसे ही तो लड़ रहे हैं यार। बिल्कुल। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर ये देखना होगा कि क्या ट्रम्प सबको, अभी 4 दिन हुए शपथ लिए हुए, अभी 40 दिन देखेंगे, फिर उसके बाद 400 दिन यानी 1 साल देखेंगे, फिर उसके बाद बता पाएंगे कि असलियत में हम ट्रम्प को कहाँ खड़ा हुआ देख रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। इतना जल्दी कर पाना बहुत जल्दी होगा, क्योंकि अभी तो इनके खिलाफ जो मोर्चा बनना है, और मोर्चेबंदी के बाद इनके ऊपर जो प्रभाव आएगा, दबाव आएगा, वो कैसा होगा, वो देखने के बाद पता लगेगा कि असलियत में कहां तक अमेरिका पहुंचा। जी ठीक है। ऐसा ना हो अमेरिका अपनी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में ही उलझ के रह जाए। जी, आपके इंसाइटफुल थॉट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमान का, हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो देखिए अब ट्रम्प जिस राह पर चले हैं, अब उनके राह में कांटे बहुत है, और क्या ऐसे चुनौतीपूर्ण फैसलों पर जो हस्ताक्षर कर रहे हैं, उनकी राह इतनी आसान होगी, यह देखना दिलचस्प होगा। मुद्दा में मेरे साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।